हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास आज हम करने वाले हैं बीएड की, बीएड फर्स्ट ईयर की। बीएड फर्स्ट ईयर की एक क्लास अब तक हमने की है, यानी दोबारा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सब सारा सिलेबस आपका दोबारा से कराऊंगी। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें कराई हुई हैं, लेकिन नए सेशन में नई तरीके से शुरुआत मैं कर रही हूँ। मतलब एक वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट रहेगा। जैसे कि वैदिक एजुकेशन है तो एक ही क्लास में वैदिक एजुकेशन मैंने कराया। आज मैं बुद्धिस्ट एजुकेशन कराऊंगी, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मेडाइवल पीरियड कराऊंगी। यानी एक टॉपिक एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी को नोट्स चाहिए बीएड के तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना 790-690-1757। ठीक है, नोट्स क्या है, नोट्स का जो प्राइस है वो मैंने आपको बताया हुआ है। एक सब्जेक्ट 80 रुपीज में है। उसके अंदर आपको सारे पीवाईक्यू मिलेंगे और जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर वो टॉपिक तो मैं कराऊंगी ही आपको, मतलब आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी जो पीवाईक्यूज हैं, पिछले 7 से 8 साल के जो पेपर हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं कराती हूँ, हर साल कराती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी कराया है, तो उनका सॉल्यूशन करा के प्रॉपर एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी इसी में ही, मतलब 80 रुपीज के अंदर ही आपको सारी कंप्लीट ई बुक मान सकते हैं, इसे पूरी पीडीएफ मान सकते हैं, और जो पीवाईक्यूज हैं इन सभी का सॉल्यूशन एक प्रॉपर सीक्वेंस में। ठीक है, और बाकी क्लासेस तो मैं आपकी ले ही रही हूं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी शेयर कर देना जहां भी बीएड ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके कॉलेज का बीएड ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वैदिक एजुकेशन की क्लास आपने देख ली होगी, मैंने कंप्लीट वैदिक एजुकेशन करा दिया है। आज हम बुद्धिस्ट एजुकेशन करने वाले हैं। एक बार आपको सिलेबस भी दिखा दूं, क्योंकि सिलेबस से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका फर्स्ट पेपर है E101। इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा, इसे हिंदी में बोलते हैं। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है एजुकेशन इन इंडिया, यानी प्राचीन समय में किस तरीके की एजुकेशन हमारे यहाँ पे थी। तो वैदिक पीरियड हमने पढ़ा फर्स्ट यूनिट के अंदर, बुद्धिस्ट पीरियड पढ़ेंगे और मेडाइवल पीरियड जिसे मुस्लिम एजुकेशन या इस्लामिक एजुकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है, यानी देश आजाद होने से पहले किस तरीके की पॉलिसीज थी, कैसी एजुकेशन थी, जितनी भी पॉलिसी और कमीशन है वो सेकेंड यूनिट के अंदर है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले कौन कौन सी पॉलिसी आई थी एजुकेशन को लेके। तो मैकाले मिनट आया था, वुड डिस्पैच आया था, हंटर कमीशन, जितनी भी सारी हैं वो सारी सेकेंड यूनिट के अंदर है। थर्ड यूनिट के अंदर, यानी जब देश आजाद हो गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की जितनी भी पॉलिसी हैं, जितने भी कमीशन हैं, वो यूनिट थर्ड के अंदर है। जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन आया, फिर नेशनल पॉलिसी आ गई, फिर नेशनल पॉलिसी आई पहली, फिर दूसरी आई, फिर उसका रिव्यू आया। ये सारी चीजें इसके अंदर, और एनसीएफ है। फिर फोर्थ जो यूनिट है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी सार्वभौमिक शिक्षा कि शिक्षा जो है वो सब तक कैसे पहुंच पाएगी, सबको शिक्षा देनी है, सार्वभौमिकरण करना है शिक्षा का, कि हर बच्चा एजुकेशन ले सके। वेस्टेज स्टैग्नेशन, कि एक क्लास में बच्चा बार बार एक ही क्लास को कर पा रहा है, पास ही नहीं हो रहा, तो वो स्टैग्नेशन होता है। वेस्टेज हो रहा है कि बच्चा एडमिशन तो ले रहा है प्राइमरी में, लेकिन स्कूल बीच में छोड़ दे रहा है, तो वो वेस्टेज होता है। सर्व शिक्षा अभियान, यानी सभी के लिए जो अभियान चलाया गया था कि सब एजुकेशन ले सके। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिड डे मील प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में बच्चों को दोपहर के टाइम खाना मिलता है, तो वो मिड डे मील प्रोग्राम था जिसमें बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन चार्ट बना के देते हैं कि ये चीजें, दाल गेहूं, ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। कस्तूरबा बालिका योजना जो लड़कियों के लिए आई थी, आपके एरिया में भी कस्तूरबा विद्यालय होंगे। आरटी एक्ट। फिर यूनिट फिफ्थ जो है इसके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 6 जो है इसके अंदर करंट इश्यूज, यानी आज के टाइम में जैसे यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उनके पास ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्ता होती है, काम करने की फ्रीडम होती है कि खुद से ही टीचर ले सकते हैं, खुद से ही उन्हें सैलरी दे सकते हैं, खुद से ही कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो होती है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। ठीक है, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो इसके अंदर 6 यूनिट है। सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा लेंथी, सबसे ज्यादा हार्ड टिपिकल यही मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज और कमीशन है, तो एक एक करके हम सारी चीजें कवर करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब में आपकी ये बुक कंप्लीट हो गई। तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन को।
हाँ, ये वैदिक एजुकेशन है, हमने कंप्लीट कर लिया है। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो आपने बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। तो आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने एस्टेब्लिश की क्या, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म की स्थापना की किसने, गौतम बुद्ध ने। तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बौद्ध मठों और विहारों की स्थापना की गई। मठ और विहार कैसे हैं, जैसे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन होते हैं, इस तरीके से बौद्ध काल में मठ और विहार थे। जैसे आज के टाइम में कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, इसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का, इंस्टीट्यूशंस का, इस तरीके से उस टाइम पे मठ और विहार हुआ करते थे। ठीक है, शुरुआत में जो ये मठ और विहार है, इनमें एकमात्र उद्देश्य क्या था कि बस बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाएगी। यानी शुरुआत में इनका उद्देश्य था कि सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो इन्होंने सभी धर्मों की एजुकेशन बच्चों को देनी शुरू कर दी, यानी सब तरीके की शिक्षा इनके अंदर दी जाने लगी। फिर टाइम और बढ़ा, जैसे आज के टाइम में है, जैसे जैसे टाइम अपडेट हो रहा है, चीज चेंज हो रही है, ऐसे उसी टाइम पे था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, बौद्ध धर्म में फिर बच्चों को सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाने लगे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी जाने लगी, फिजिकल नॉलेज, मेंटल नॉलेज, मतलब हर तरीके की नॉलेज बच्चों को, और जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो भी नॉलेज बच्चों को दी जाने लगी इन मठ और विहारों के अंदर। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है, जो गौतम बुद्ध है, उनका मानना था कि हमारे जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, जो अल्टीमेट एम होना चाहिए, वो निर्वाण होना चाहिए। निर्वाण क्या होता है, निर्वाण यानी जब हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, जब हमारी सारी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं, तो हमें क्या है, निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। यानी हमारी एक तरीके से हमें मोक्ष मिल जाता है ना। जब हम अध्यात्म में जाते हैं या हमारी सारी लालसाएं समाप्त हो जाएं तो उसे निर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो निर्वाण का मतलब क्या है, इन विच ऑल डिजायर सीज, यानी जहां पे सारी लालसाएं समाप्त हो जाएं, वो होता है निर्वाण प्राप्ति। तो जो बुद्धिज्म एजुकेशन थी, जो बुद्ध एजुकेशन थी या बुद्ध काल की जो शिक्षा थी, उसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों को ऐसा डिसिप्लिन सिखाना, ऐसा आचरण सिखाना कि जिससे उनके मस्तिष्क को स्थिरता एवं शांति प्राप्त हो सके, यानी स्टेबिलिटी आ जाए और शांति आ जाए। ठीक है, बौद्ध शिक्षा मूल रूप से भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई थी, और इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि ये मठवासी थे, यानी मठ में रहते थे गौतम बुद्ध, और इसमें सभी जातियां शामिल थी। उस समय पे जाति व्यवस्था बहुत प्रचलित थी, यानी वेद एजुकेशन में भी और बुद्धिस्ट में भी जातिवाद बहुत होता था कि ये उच्च वर्ग का है, ये नीच वर्ग का है, ये इस वर्ग से रिलेट करता है। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति के सर्वांगीण और समग्र विकास को सुगम बनाना है। यानी सर्वांगीण विकास क्या होता है, पूरी तरीके से कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, यानी सारे जितने भी पक्ष है ना हमारे, वो आ जाते हैं समग्र और सर्वांगीण के अंदर। ठीक है, तो उसे सही बनाना था, उसे सुगम बनाना था। तो चाहे वह बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास हो, वही बात जो मैं बता रही हूँ कि शरीर का विकास, दिमाग का विकास और हमारे इमोशंस का विकास, समाज में हमें कैसे बैठना है, इन सारी चीजों को हम किसे कह देते हैं, समग्र विकास, यानी सारा विकास या सर्वांगीण विकास। अब उस टाइम पे संरचना कैसी थी एजुकेशन की, संगठन कैसा था, यानी किस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी, किस किस लेवल को दी जाती थी, खर्चा कौन उठाता था, ये सारी चीजें। तो उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो 3 लेवल में डिवाइड की गई। वैसे पहला प्राइमरी एजुकेशन, फिर दूसरा था हायर एजुकेशन और थर्ड था भिक्षु एजुकेशन। ठीक है, जैसे आज के टाइम में डिवीजन है, ऐसे उस टाइम पे डिवीजन था। तो प्राइमरी एजुकेशन क्या था, प्राइमरी एजुकेशन जो था बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, वो मठ और विहार में ऑर्गेनाइज किया जाता था। लेकिन जब बच्चा 6 साल का होता था तब शुरू होती थी उसकी प्राथमिक शिक्षा। जैसे आज के टाइम पे कितने में होती है, 3 साल में शुरू होती है। तो उस टाइम पे क्या था, प्राइमरी एजुकेशन 6 साल का बच्चा स्टार्ट करता था और 12 साल तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी होती थी। फिर वो हायर एजुकेशन में जाता था। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता था कि भाई अब तुम्हारा हायर एजुकेशन में एडमिशन हो जाएगा। जैसे 12th करने के बाद किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या है, एंट्रेंस देना पड़ता है वहां पे एंट्री करने के लिए, या फिर हम ग्रेजुएशन करने के बाद जब हम पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो बहुत बार हमें एंट्रेंस देना होता है। तो इसी तरीके से इनके यहाँ था कि प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देना होता था हायर एजुकेशन में एंट्री करने के लिए। जब बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी तरीके से पास होता था तो उसका एडमिशन होता था हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन जो है, इसमें एज बच्चे की 12 साल से शुरू होती थी और 20 से 25 साल तक उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होती थी।
फिर उसके बाद आता है थर्ड फेज यानी भिक्षु एजुकेशन। जैसे हमारे में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हम जाते हैं हायर एजुकेशन में, है ना। तो इसी तरीके से इनका थर्ड स्टेज था भिक्षु एजुकेशन, जो 20-25 साल के बाद स्टार्ट होता था। तो उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहते थे वो किस में जाते थे, भिक्षु एजुकेशन में शामिल हो सकते थे, ठीक है। और जो टू ज्वाइन भिक्षु एजुकेशन वन हैड टू गो उपसमुदा संस्कार, यानी भिक्षु एजुकेशन में जाने के लिए हर एक बच्चे को, यानी जो भिक्षु एजुकेशन में जाना चाहता है उसको उपसमुदा संस्कार होता था। उपसमुदा संस्कार पता है क्या होता है कि ये जो हायर एजुकेशन है इसको कंप्लीट होने के बाद 10 नियम का पालन करना होता था और 8 सिख पदनियां, यानी 8 नियम है, उससे अलग 10 नियम और हैं, और बच्चे को सारी चीजें पूछी जाती थी, यानी एक तरीके से उसका दोबारा से टेस्ट होता था। तो जब वो भिक्षु एजुकेशन में चला जाता था तो उसे बोला जाता था उपसमुदा संस्कार, ठीक है, यानी एक तरीके से उसकी एंट्री हो गई भिक्षु एजुकेशन में। तो इसका जो ड्यूरेशन था भिक्षु एजुकेशन का वो कितना था, 8 साल था, ठीक है, यानी 20-25 साल में हायर एजुकेशन कंप्लीट करके बच्चा क्या है, भिक्षु एजुकेशन में जा सकता था। A student become monk on the completion of भिक्षु एजुकेशन, यानी भिक्षु एजुकेशन पूरी होने के बाद कोई भी बच्चा क्या बनता था, साधु कहलाता था, ठीक है। लेकिन जो ये भिक्षु एजुकेशन थी इसमें हर कोई नहीं जाता था। कुछ लोग क्या है, हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई और अपना गृहस्थ आश्रम में चले गए या अपना जीवन यापन करने लगे, और जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे सिर्फ वो ही जाते थे भिक्षु एजुकेशन में, ठीक है। अब एजुकेशन का अर्थ क्या था उस टाइम पे, अभी ये सिर्फ बेसिक चल रहा है, फिर आगे पढ़ेंगे। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन का मतलब था कि जो एजुकेशन मठ और विहारों में दी जा रही है। It seemed that during this period education was considered to be a process or means to achieve knowledge, not synonym to knowledge, यानी सिर्फ ज्ञान पाना था, यानी ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया साधन माना जाता था एजुकेशन को। 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ इन्होंने दिए हैं, यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 8 रास्ते बताए हैं कि हमें अपने जीवन में ये 8 रास्ते अपनाने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो, इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताए, यानी 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन कौन से 4 आर्य सत्य जो सबके जीवन में अप्लाई होते हैं, कि भाई दुख, हमें दुख होता है, हर इंसान दुख से होके गुजरता है, डिससेटिस्फेक्शन में रहता है। लेकिन इन्होंने कहा कि दुख है इंसान के जीवन में, हर इंसान दुखी है। जब ये खोज पे निकले, बाहर निकले, तो इन्होंने देखा हर इंसान दुख है। तो दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, यानी अगर दुख है तो दुख का कारण क्या है, यानी कोज भी होगा भाई, कहीं ना कहीं से तो दुख आता ही है। फिर जो कारण है तो उसका निवारण क्या है, यानी उसका निरोध क्या है, उसका एंड क्या है दुख का। अगर कारण है, अगर निवारण है, उसका निरोध है, तो उस निरोध का रास्ता क्या है, यानी मार्ग क्या है। तो वो मार्ग क्या है कि अगर हम 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं तो हमारे जो दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। यानी हर किसी के इंसान में दुख है। अब दुख है तो वो दुख कहीं ना कहीं से तो आया होगा, यानी दुख का कारण भी है। अगर कारण है तो फिर उसका रास्ता भी है, यानी निवारण भी है। और निवारण है तो फिर किस तरीके से निवारण होगा, जो तरीका है, जो मार्ग है, वो क्या है। तो वो मार्ग है 8 फोल्ड पाथ, यानी जो ये 8 रास्ते बताए हैं, इन रास्तों को अगर कोई भी इंसान फॉलो करता है तो उसके जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। क्या थे, राइट व्यू, यानी हमें सच का रास्ता अपनाना है, सत्य का रास्ता अपनाना है, सच बोलना है, सच जानना है। राइट इंटेंशन, जो हमारी इंटेंशन, जो हमारी सोच होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे दिमाग में कभी भी बुरे विचार या नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। राइट स्पीच, जो हमारा बोलने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। हमारी जो वाणी है, हमारी जो बोली है, वो किसी को दुख ना पहुंचाए। राइट एक्शन, कहते हैं ना कर्म अच्छे करो, तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए कि हम दूसरों की भलाई में काम कर सकें। राइट लाइवलीहुड, यानी एक इज्जत की जिंदगी बिताना, एक रेस्पेक्टेड लाइफ हम जी सकें। राइट एफर्ट्स, यानी हर चीज में हम सही तरीके से एफर्ट्स लगा सकें, यानी सही रास्ते पे जा सकें, चोरी ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो ये सारे क्या है, राइट एफर्ट्स होते हैं। राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से ही देखो भगवान की प्राप्ति भी मेडिटेशन से ही होती है। राइट माइंडफुलनेस, यानी हमारा दिमाग ऐसा होना चाहिए कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकें, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकें, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें, जिससे कि हमारा दिमाग क्या है, किसी भी तरफ को ना जाए कि हम टेस्टलेसनेस हो, यानी स्वाद ना चखे, बिल्कुल भी लग्जरी लाइफ ना जिए, अच्छे कपड़े ना पहने, हमें सादा जीवन जीना है, यानी राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग, बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन का उद्देश्य क्या था। अब पेपर में कहीं एम पूछा जाता है, कहीं आइडियल पूछ लेता है, कहीं फीचर्स पूछ लेता है, कहीं कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है। तो एजुकेशन का ओवरऑल मतलब यानी उद्देश्य क्या था। तो एजुकेशन का उद्देश्य था कि एजुकेशन के माध्यम से फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। क्या होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, उसके ज्ञान का भी विकास होना चाहिए, यानी ज्ञान की भी वृद्धि हो, उसका सामाजिक विकास भी होना चाहिए कि समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे समाज के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, यानी जो हमारी संस्कृति है, मानव संस्कृति को बचाना भी है और उसका विकास भी करना है। संरक्षण होता है बचाना, और बचाएंगे कैसे कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम उसे ट्रांसफर करेंगे, कि हम अपने घर वालों से सीख रहे हैं, मम्मी पापा से सीख रहे हैं, फिर हम आगे बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। धार्मिक शिक्षा एम एजुकेशन का उद्देश्य यह था कि धर्म की शिक्षा भी बच्चों को दी जाए, उन्हें अपने जीवन के लिए तैयार की जाए कि जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उन्हें उन चैलेंजेस को हम फेस कर सकें। चरित्र का भी निर्माण होना चाहिए, ऐसी एजुकेशन हो जिससे कि बच्चे का कैरेक्टर डेवलप हो सके और उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाए। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं एक एक दो दो लाइन सभी की। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से इनका क्या मतलब था कि बॉडी सीन एज वेसल फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, फिजिकल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हेल्थ। कि अगर शारीरिक विकास से मतलब है कि भाई फिजिकल, अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तभी तो हम भगवान का भी ध्यान कर सकते हैं, हम धर्म की भी रक्षा कर सकते हैं, सारे काम हम तभी तो करेंगे जब हमारी बॉडी अच्छी रहेगी। तो यानी इनका मानना था कि बॉडी को मेंटेन करके रखना है, हेल्दी रखना है, स्ट्रेंथ रखनी है, जिससे कि हम जो रास्ते इन्होंने बताए उन रास्तों पे हम चल सकें। सही टाइम पे खाना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, योगा करना है, सही नींद लेनी है, मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो वो था फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का विकास। तो नॉलेज इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ बुद्धिज्म। एजुकेशन एम टू डेवलप इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। दिस नॉलेज हेल्प इंडिविजुअल अटेन लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। यानी इन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का ज्ञान का विकास हो, उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित हो सके। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि वो अलग अलग तरीके से सोच सके, जिसके अंदर अगर उसकी बौद्धिक क्षमता डेवलप होगी तो वो क्या है, जितने भी रास्ते बताए गए हैं उन्हें वो समझेगा, उनमें वो डीपली जा पाएगा, रियलिटी को जान पाएगा, ये जान पाएगा कि लोगों को दुख क्यों है, सफरिंग क्या है, नॉन सेल्फ क्या है, सारी चीजों को जान पाएगा। तो ज्ञान क्या है, हमारी मदद करता है किस चीज में, जानने में कि दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये जानने में मदद करता है। एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, एजुकेशन का एम ये था कि हमें समाज में किस तरीके से बिहेव करना है। तो एजुकेशन के अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए कि वो बच्चे के अंदर कंपैशन डेवलप करे, काइंडनेस, दयालुता होनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों पे जहाँ किसी को नीडेड को जरूरत है, किसी को किसी चीज की, तो उसकी मदद कर सकें। हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हम सच्चाई के रास्ते पे चलें, चोरी चकारी ना करें, एक अच्छी लाइफ हम जी सकें। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, यानी मानव संस्कृति का संरक्षण कर सके और उसका विकास कर सके। तो बुद्धिज्म इस चीज पे जोर देते हैं कि अपने कल्चर को बचाना भी है, बच्चों को मोरालिटी सिखानी है, विजडम सिखानी है, मेडिटेशन सिखाना है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन ये इंश्योर करती है कि जो हमारी संस्कृति है उसका ट्रांसमिशन होना चाहिए, हमारी वैल्यूज का ट्रांसमिशन होना चाहिए, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने चाहिए। इससे क्या होगा, शांति भी बनी रहेगी, सब लोग मिलजुल के रहेंगे, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करेंगे। एजुकेशन का एम था रिलीजियस डेवलपमेंट होना चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन होनी चाहिए। तो रिलीजियस एजुकेशन इन बुद्धिज्म इन्वॉल्व लर्निंग अबाउट द धर्म, टीचिंग ऑफ द बुद्धा धाम एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, यानी बुद्ध के बारे में पढ़ना, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना और फोकस करना रिचुअल्स पे, जो रिचुअल्स होते हैं, मेडिटेशन पे फोकस करना, माइंडफुलनेस पे, और अंडरस्टैंड डॉक्ट्रिन लाइक 8 फोल्ड पाथ एंड 5 परसेप्ट, यानी जो भी 8 रास्ते बताए हैं उनको समझना और उनको फॉलो करना। यानी कहने का मतलब ये था कि धर्म की शिक्षा देना और अपने जीवन के लिए तैयार करना, यानी बच्चे को इस तरीके की एजुकेशन दी जाए कि वो जो जिस जीवन में रह रहे हैं, वर्ल्डली लाइफ जो है हमारी, जो मटेरियल लाइफ है जिसमें हम रह रहे हैं, भाई जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, तो हमारी लाइफ में चुनौतियां भी आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो उन्हें हम ओवरकम कर सके, यानी जो हमारी सफरिंग्स हैं उन्हें ओवरकम कर सके, मेंटल पीस अचीव कर सके, अल्टीमेट एम जो है उसे अचीव कर सके, जो है निर्वाण प्राप्ति यानी लिबरेशन यानी मुक्ति। कैरेक्टर यानी चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए और एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में क्या क्या चीजें आती हैं,
4 आर्य सत्य आते हैं, और ये 8 फोल्ड पाथ आते हैं, जो 8 रास्ते इन्होंने बताए हैं। 3 ज्वेल्स आते हैं, बोध, धम्म और संघ और मेडिटेशन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब करिकुलम कैसा था उस टाइम पे, यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था। तो इन बुद्धिस्ट एजुकेशन, प्राइमरी, हायर एंड भिक्षु एजुकेशन वर ऑर्गेनाइज इन मठ एंड विहार। यानी करिकुलम कैसा था, एजुकेशन कहाँ दी जाती थी, मठ में और विहारों में। और उन वहां पे कंट्रोल कौन करता था, जैसे कि स्कूल में हम पढ़ते हैं तो स्कूल में कंट्रोल कौन करता है, प्रिंसिपल करता है, ये मैनेजर करता है। इसी तरीके से जो बौद्ध और ये मठ और विहार थे, इसमें कौन कंट्रोल करता था, बौद्ध संघ, यानी पूरी बौद्ध कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी। समझ आ रहा है ना, जैसे स्कूल में कौन कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल और मैनेजर। इसी तरीके से जो मठ और विहार थे, वो लोग, उन लोगों को कौन कंट्रोल करता था, वो उस पूरे स्ट्रक्चर को, जितना भी बुद्धिस्ट संघ था। प्राइमरी एजुकेशन के लिए किस तरीके का पाठ्यक्रम था, कैसी पाठ्यचर्या थी। तो ड्यूरेशन था 6 साल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बच्चे को 49 अल्फाबेट सिखाए जाते थे, जैसे आज हम सिखाते हैं बच्चों को, ABCD सिखाते हैं, पहले पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे, डॉट्स मिलाना सिखाएंगे। तो उन्हें इसी तरीके से 49 अल्फाबेट सिखाए जाते थे, वो भी किस भाषा में, पाली लैंग्वेज में। उस टाइम पढ़ाने का जो माध्यम था वो क्या था, पाली भाषा थी। विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट नेम सिद्धराष्ट्र नामक ग्रंथ की सहायता से पाली भाषा में 49 वर्णों की शिक्षा दी जाती थी प्राइमरी में। फिर उन्हें क्या है, फिर लिखना पढ़ना उन्हें सिखाया जाता था। फिर अलग अलग तरीके की जैसी बेसिक चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, जब बच्चे 1st 2nd क्लास में होते हैं तो EVS वगैरह उन्हें पढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके की उन्हें चीजें पढ़ाई जाती थी, जैसे मॉर्फोलॉजी, मैसनरी, मेडिसिन, लॉजिक और स्पिरिचुअलिटी उन्हें पढ़ाई जाती थी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन वर ऑल्सो, जो वहाँ के जनरल प्रिंसिपल्स थे, जैसे हम बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं, इस तरीके से जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे वो भी सिखाए जाते थे बच्चों को। इसके अलावा सम नॉलेज ऑफ आर्ट एंड स्किल्स वर ऑल्सो इम्पार्टेड एट दिस स्टेज, कुछ उन्हें कौशल भी सिखाए जाते थे छोटे बच्चों को। हायर एजुकेशन में क्या था, इसकी ड्यूरेशन 12 साल थी। इस अवधि के दौरान बच्चों को ग्रामर, भाई बच्चे बड़े हो गए हैं तो एडवांस हो गए, जैसे कि यहाँ पे 8, 9, 10th में जाके मैथ आ जाता है, SST आ जाती है, साइंस आ जाती है। फिर और बड़े होंगे तो साइंस भी डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स बन जाती है, केमिस्ट्री बन जाती है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट अलग, कॉमर्स अलग, सारी चीजें। तो ऐसे ही हायर एजुकेशन में ग्रामर, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद एंड फिलॉसफी उन्हें पढ़ाई जाती है। भिक्षु एजुकेशन में क्या होता था, भिक्षु एजुकेशन में इसकी जो ड्यूरेशन थी वो कितनी थी, 8 साल। दोज भिक्षु हु इंटेंडेड टू एक्वायर हायर एजुकेशन इन बुद्धिस्ट रिलीजन एंड फिलॉसफी कुड कंटिन्यू देयर एजुकेशन फर्दर, यानी इसकी अवधि 8 वर्ष थी। लेकिन जो भिक्षु बौद्ध धर्म और दर्शन में उच्च ज्ञान प्राप्त करने का इरादा रखते थे, वे आगे भी अपनी शिक्षा जारी रख सकते थे। हालांकि उन्हें केवल बौद्ध धर्म और दर्शन पढ़ाया जाता था और इसके पाठ्यक्रम में त्रिपिटक शामिल थे, लेकिन विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए वैदिक धर्म भी उन्हें पढ़ाया जाता था। यानी उन्हें जब भिक्षु एजुकेशन में एंट्री करी ली तो उन्हें धर्म के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता था। उन्हें मठ और विहारों के निर्माण, मतलब कि तुम्हें ये मठ कैसे बनाए जाते हैं, ये विहार कैसे बनाए जाते हैं, उनकी वास्तुकला बताना, हिसाब किताब सिखाना, यानी पूरी चीजें सिखाना कि भाई वो एक साधु बन सके, वहां की जिम्मेदारी वो ले सके। मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तरीके क्या थे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा रिटन में तो चीजें चलती नहीं थी इतना ज्यादा, तो इमिटेशन, अनुकरण विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था। शुरू से ही पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट देयर आर 3 मीन्स ऑफ लर्निंग बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, एंड बिकॉज चिल्ड्रन और डिफरेंट एज ग्रुप आर नॉट इक्वल इन बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, सो दे शुड बी टॉट विद डिफरेंट मेथड। यानी इन्होंने कहा है कि हर बच्चे को एक जैसे तरीके से नहीं पढ़ा सकते, छोटे बच्चों के पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, बड़े बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो इसी तरीके से बच्चे के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके माइंड के अकॉर्डिंग, उनकी चेतना के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो इसलिए अलग अलग मेथड्स यूज करते थे और पढ़ाने का माध्यम था क्या, पाली भाषा। ठीक है, अब कुछ इन्होंने मेथड्स बताए हैं कि इमिटेशन, अनुकरण विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था। अनुकरण क्या होता है, नकल विधि, चीटिंग वाली नकल नहीं। अनुकरण विधि होती है कि जो गुरु बोल रहे हैं, जो टीचर बोल रहे हैं, उसी को देख के बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कि बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सप्लेनेशन मेथड, यानी एक तरीके से जैसे लेक्चर मेथड होता है, इसी तरीके से स्पष्टीकरण देना किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक पे। डिबेट और लॉजिक मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता था, यानी वाद विवाद और तर्क विधि के द्वारा। लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता था। कॉन्फ्रेंस मेथड, सम्मेलन विधि भी होती थी। डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस भी उन्हें कराई जाती थी। और स्वाध्याय, यानी खुद से भी पढ़ते थे बच्चे और उन्हें टूर्स भी कराए जाते थे।
अब उस टाइम पे डिसिप्लिन कैसा था, अनुशासन कैसा था, बहुत ही स्ट्रिक्ट अनुशासन होता था, जैसे वैदिक एजुकेशन में था इसी तरीके से डिसिप्लिन इसमें भी स्ट्रिक्ट ही होता था। तो अनुशासन शिक्षक और छात्रों दोनों का बौद्ध संघ के नियमों को कड़ाई से पालन करना पड़ता था। जो पबज्जा संस्कार के माध्यम से मठ और विहार में प्रवेश करने के बाद सामान्य छात्रों को 10 नियम का पालन करना पड़ता था। पबज्जा संस्कार कब होता था, जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में एंट्री करता था। ठीक है, पबज्जा संस्कार 10 रूल कौन कौन से थे? 10 रूल थे। अवॉइड वायलेंस, कि हमें हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, जो टॉक्सिकेटिंग यानी नशे पते से दूर रहना है, और गलत टाइम पे खाना नहीं खाना है, गलत खाना नहीं खाना है, किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना है, डांस म्यूजिक से दूर रहना है, लग्जरी चीजों से दूर रहना है, जो कॉस्टली गिफ्ट है उनसे भी दूर रहना है। जो बच्चा भिक्षु एजुकेशन में जाना चाहता था उसे 8 रूल और फॉलो करने, यानी 10 तो ये हो गए और 8 और उसे फॉलो करने पड़ते थे। 8 कौन से थे? कि तुम्हें पेड़ के नीचे बैठना है, खुली जगह रहना है, प्लेन कपड़े पहनने हैं, और जो भोजन है उसे कैसे अरेंज करना है, भिक्षा मांग के, भिक्षा के द्वारा तुम्हें भोजन लेके आना है, और मेडिकेशन के लिए काऊ का यूरिन यूज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चोरी नहीं करनी है, नॉन वायलेंस, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, ना ही किसी को जो दिव्य शक्ति है उनको क्लेम नहीं करना है। यानी 10 रूल के साथ जो भिक्षु एजुकेशन में जाना चाहते थे उन्हें 10 के साथ ये 8 रूल भी फॉलो करने पड़ते थे। Adherence to these rules were termed as discipline during Buddhist period, यानी उस समय पे अगर डिसिप्लिन माना जाता तो डिसिप्लिन के अंदर ये सारे रूल ऐड थे। जनरली ट्वाइस अ मंथ टीचर एंड स्टूडेंट, महीने में एक बार या 2 बार सारे लोग इकट्ठे होते थे ताकि एक दूसरे से वार्तालाप हो सके, बातचीत हो सके, और इससे उनका सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप होता था। टीचर बच्चों पे नजर रखते थे और बच्चे टीचर पे नजर रखते थे। किसी भी तरीके का अगर डिसिप्लिन किसी ने तोड़ा तो उनकी कंप्लेंट करते थे, किससे? बौद्ध के, जो बौद्ध कम्युनिटी के सारे संघ के लोग थे, जो ग्रुप था, जो हेड था, जो उनको ऑब्जर्वेशन करता था, जो उनका सॉल्यूशन करता था। ठीक है, अगर किसी ने इनडिसिप्लिन किया तो उसे पनिशमेंट देते थे। टीचर कैसे थे? टीचर को बोला जाता था उपाध्याय और उपजाहा। तो बुद्धिस्ट पीरियड प्राइमरी और हायर एजुकेशन दोनों ही मठ और विहार में देते हैं, है ना, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। जो बुद्धिस्ट मोंक हैं, जो भिक्षुज हैं, themselves carried out the teaching activities, such monk were called, यानी जो मोंक बन चुके हैं, जिन्होंने भिक्षु एजुकेशन पूरी कर ली, उसके बाद वो क्या बनते हैं? उपाध्याय और उपजाहा, उन्हें बोला जाता है उपाध्याय और उपजाहा। तो देयर वाज 4 प्री कंडीशन टू बिकम, अगर किसी को उपाध्याय बनना है तो उसके लिए भिक्षु एजुकेशन के बाद कुछ कंडीशन रखी जाती थी। क्या कंडीशन थी? पहले 8 साल की मतलब नेमली फर्स्ट 8 years ऑफ भिक्षु एजुकेशन, आफ्टर 12 years ऑफ हायर एजुकेशन, यानी जो बेसिक चीज है कि प्राइमरी एजुकेशन उसे पूरी करनी है, हायर एजुकेशन पूरी करनी है, और तीसरा भिक्षु एजुकेशन पूरी करनी है। उसके बाद क्या था कि बौद्ध धर्म को अपनाना है। उसके बाद क्या था कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जो बौद्ध संघ है वहां के डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तब जाके तुम टीचर बनोगे। ठीक है, देखो कितना स्ट्रिक्ट रूल था। आज के टाइम में ये जो जितनी भी ये चीजें हैं ना, अगर ये अप्लाई कर दी जाए तो कोई फॉर्म भी नहीं डालेगा। उच्च नैतिकता और आत्मसंयम रखने वाले प्रतिष्ठित विद्वान ही बौद्ध काल में उपाध्याय बन सकते थे। और क्या था कि भाई उनके अंदर मोरल वैल्यूज भी होना चाहिए, उनके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, और वो अच्छे विद्वान भी होने चाहिए, तब जाके वो उपाध्याय टीचर बन सकते थे। इन उपाध्यायों को अपने छात्रों के रहने और भोजन की व्यवस्था भी करनी थी, उन्हें ज्ञान भी देना था, और सांसारिक मोहमायों को दूर करने के लिए उनको डायरेक्शन भी देनी थी। देख लो, अब बच्चे देख लो, बच्चे कैसे थे उस टाइम पे? बच्चे कैसे थे? बच्चों को बोला जाता था श्रमण और सामनेर। तो उन्हें क्या करना था? मठ और विहार के जितने भी काम हैं वो सारे करने पड़ते थे, वहां के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, और जो 10 टीचिंग प्रिंसिपल हैं, जो 10 सिख पद्नी है कि भाई तुम्हें प्लान कपड़े पहनने हैं, लग्जरी चीजों से दूर रहना है, जो खुशबू की चीजें हैं वो भी नहीं लेनी है, चोरी नहीं करनी है, बुरा नहीं करना है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए वो 10 सिख पद्नी उन्हें फॉलो करनी थी। 10 सिख पद्नी का मतलब है 10 रूल। और क्या करना था? जल्दी मॉर्निंग में सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में सारी चीजों का अरेंजमेंट करना अपने लिए भी, और पूजा पाठ करना। और जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि हायर एजुकेशन में फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें मैनुअल सर्विस करनी होती थी, यानी वहां का कामकाज देखना होता था। अब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा था?
तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टूवर्ड्स स्टूडेंट, यानी टीचर का क्या दायित्व था बच्चों के प्रति, क्या जिम्मेदारी थी। तो टीचर क्या है, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था करना, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका ध्यान रखना, और उन्हें नॉलेज देना। नॉलेज कौन सी भाषा में, पाली भाषा में देना, और उन्हें ज्ञान प्राप्ति, उन्हें ज्ञान देना, और उनकी योग्यता के आधार पर विशेष ज्ञान, अगर किसी को स्पेशल एजुकेशन चाहिए तो स्पेशल एजुकेशन, क्या चीजें उन्हें करनी है और क्या चीजों से उन्हें बचना है, डूज और डोंट बताते थे। और उनकी एक्टिविटीज और उनके कैरेक्टर पर नजर रखना, और उन्हें रास्ता दिखाना कि कैसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, कैसे तुम्हें मोक्ष मिलेगा, कैसे तुम्हें निर्वाण प्राप्ति होगी। और बच्चों की क्या ड्यूटी थी, बच्चों की क्या जिम्मेदारी थी कि भाई जल्दी तुम्हें उठना है, सुबह में दांत क्लीन करने, नहाना धोना, सारी जितनी बेसिक एक्टिविटीज हैं वो सारी करनी, और फिर मठ और विहार के सारे काम करने, जितनी भी सामग्री वहाँ इकट्ठी करनी थी, जो चीजें जरूरत की थी वो सारे काम करना। और मठ और विहारों के लिए भिक्षा मांगने के लिए शिक्षकों के साथ जाना, जो भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, भिक्षाम देही, है ना, तो भिक्षा मांगने टीचर्स के साथ जाना, और जितनी भी शिक्षकों को हर संभव सेवा करना, जितनी भी उनकी सेवा कर सकते थे। शिक्षकों की गतिविधियों को चिन्हित करना और कोई कमी होने पर संघ को सूचित करना, ये बच्चों के काम थे। टीचिंग इंस्टीट्यूशन क्या थे, मठ और विहार थे। अब इनका नेचर कैसा था, जो मठ और विहार थे तो ये खुली जगह पे होते थे, मतलब भीड़ भड़ाक, जैसे स्कूल होते हैं बहुत बार, आजकल तो स्कूल मार्केट के अंदर होने लगे हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल आज भी आपने देखे होंगे तो खेतों में मिलेंगे, खुली जगह पे मिलेंगे। तो इसी तरीके से मठ और विहार थे कि ये खुली जगह स्थापित होते थे। कुछ तो ऐसे थे कि बस ऐसे ही खुली, थोड़ा सा बस दीवारें बना ली, छत लगा ली, ऐसे ही सिंपली पढ़ा रहे। कुछ इंस्टीट्यूशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी, कुछ में हॉस्टल भी होते थे, मैसिव क्लासरूम थी, कॉन्फ्रेंस हॉल थे, लाइब्रेरीज थी, यानी हर तरीके के मठ और विहार थे, हाई लेवल के भी और लो लेवल के भी। हर कास्ट के बच्चे उसमें पढ़ सकते थे, लेकिन चिल्ड्रन ऑफ एनी कास्ट वर एडमिटेड इन मठ और विहार, सारे बच्चे उसमें आ सकते थे, लेकिन इनकी शर्त क्या थी कि बच्चा एक तो बीमार नहीं होना चाहिए, एक वो विकलांग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का चोर चक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चोर चक्का पबज्जा का मतलब क्या था, घर से बाहर जाना। पबज्जा का मतलब है अपना घर छोड़ के गुरुकुल के अंदर एंट्री करना, बौद्ध धर्म के अंदर, सॉरी मठ और विहारों के अंदर एंट्री करना। तो पबज्जा का मतलब था बाहर जाना, क्योंकि बच्चों को औपचारिक शिक्षा शुरू करने के लिए, मठ में प्रवेश करने के लिए अपने घर और माता पिता को छोड़ना पड़ता था, इसलिए प्रवेश के समय आयोजित दीक्षा समारोह को पबज्जा संस्कार कहा जाता था। जब बच्चा अपना घर छोड़ के एजुकेशन लेने जाते थे तो उन्हें क्या बोलते हैं, मठ और विहारों में जब बच्चे जाते थे तो उसे पबज्जा संस्कार बोलते थे। ठीक है, तो पबज्जा संस्कार के अंदर क्या क्या चीजें होती थी, जैसे वैदिक एजुकेशन में क्या था कि जब बच्चा प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है तो घर पे पंडित को बुलाया, पीले कपड़े पहनाए। इसी तरीके से इसमें है, इसमें क्या है, जब बच्चा एजुकेशन लेने घर से बाहर जाता था तो सबसे पहले उसका सिर मुंडवाया जाता है, यानी गंजा कराना फिर उसे येलो क्लॉथ पहनाना, यानी पीला कुर्ता या पीले कपड़े, उसे पीले वस्त्र पहनाए गए, उसके हाथ में एक डंडा दिया गया। फिर उसके बाद वो भिक्षु के सामने, भिक्षु यानी भिक्षु कौन था, उपाध्याय जो मोंक है, जो साधु है, उसके सामने उन्हें उपस्थित करके उनके पैरों को छूना, उनके सामने बैठ जाना। फिर भिक्षु बच्चों को शपथ दिलवाते थे जो उन्हें जोर जोर से दोहरानी पड़ती थी। कौन कौन सी शपथ थी, 3 शपथ थी कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, धर्मम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण लेता हूँ, संगम शरणम गच्छामि। यानी जो ये 3 शपथ थी ये बच्चों से बुलवाई जाती थी। फिर भिक्षु जो है, भिक्षु यानी उपाध्याय, उपजहा जो टीचर थे, फिर उन्हें एडवाइस देते थे कि 10 एडवाइस तुम्हें फॉलो करनी है, जिसे हम 10 सिख पद्नी कहते हैं, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। यानी 10 रूल कि भाई तुम्हें लग्जरी चीजों से दूर रहना है, ज्यादा परफ्यूम वगैरह ये वाली चीजें नहीं लगानी है, और ना अच्छे कपड़े पहनने हैं, बस प्लेन कपड़े पहनने हैं, किसी का बुरा नहीं सोचना है, चोरी नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, और सेलिबेसी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सारी चीजें, ये 10 रूल उन्हें बताए जाते थे। और फिर बच्चों का एडमिशन हो जाता था मठ के अंदर, और उन्हें बोला जाता था श्रमण और सामनेर। मठ और विहार की डेली रूटीन एक्टिविटीज क्या थी, वही सुबह उठना, ये सब ऑर्गेनाइज करना, सारा सामान टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज करना, टीचर्स बच्चों पे ध्यान देते थे, मतलब वही जो बेसिक एक्टिविटीज होती है कि नहाना धोना, टॉयलेटरी वर्क करना, परफॉर्म करना, और ऑर्गेनाइज मैनर में सारे काम करना। रेस्ट ऑफ द टाइम वाज डिवोटेड टू टीचर, जो काम से जो टाइम बचता था वो टीचर को जाता था कि चलो आप पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन और डिग्रीज कैसी थी, एग्जामिनेशन उस टाइम पे नहीं होते थे जैसे आज के टाइम पे होते हैं। प्राइमरी लेवल पे टीचर डिड एग्जामिन द स्टूडेंट, यानी टीचर बस बच्चों को परखता था कि अच्छा इसे कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर टीचर को लगता था कि बच्चे को कुछ आ रहा है तो वो उसे सक्सेसफुल डिक्लेयर कर देता था।
नो सर्टिफिकेट वर अवार्डेड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट एट दिस लेवल, लेकिन हायर लेवल पे अ पैनल ऑफ टीचर्स भिक्षुज डिड एग्जामिन द स्टूडेंट ओरली एंड सक्सेसफुली कैंडिडेट वर अवार्ड डिग्रीज। यानी प्राइमरी में तो कोई डिग्री नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे ही बच्चा हायर एजुकेशन पास करता था तो जो भिक्षुए हैं वो उसे एग्जामिन करते थे, जैसे ओरल टेस्ट नहीं होते इस तरीके से उसे एग्जामिन करते थे और फिर उन्हें डिग्री दे देते थे। उपसंपदा संस्कार एंड एडमिशन टू भिक्षु शिक्षा, यानी हायर एजुकेशन पूरी होने के बाद ही तो बच्चा भिक्षु एजुकेशन में जाता था, तो जिन बच्चों का मन था वो गृहस्थ आश्रम यानी अपना घर बसा लो, और जिनको घर नहीं बसाना वो क्या है, कुछ ही बच्चे भिक्षु एजुकेशन में जाते थे। तो जो श्रमण्स वर री एग्जामिन, यानी भिक्षु एजुकेशन में उनकी एंट्री तब होती थी हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद, उनका दोबारा से उन्हें री एग्जामिन किया जाता था कि भाई ये लायक भी है साधु बनने के, उपाध्याय या टीचर बनने के, या भिक्षु एजुकेशन लेने के, नहीं। तो इस तरीके से उन्हें दोबारा से री एग्जामिन किया जाता था। उन्हें 8 शपथ दिलाई जाती थी और उन्हें 10 सिख पदनी जो 10 रूल हैं वो भी फॉलो करने पड़ते थे, तब जाके उनका एडमिशन भिक्षु एजुकेशन में होता था। इसे बोलते थे उपसंपदा संस्कार। ठीक है, उपसंपदा संस्कार। इस संस्कार में क्या है, इस संस्कार में 10 टीचर उस चैम्बर के अंदर रहते थे। जैसे नवोदय विद्यालय, ये केंद्र विद्यालय का जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ इस तरीके से होता है ना, आप लोगों को चेक किया जाता है क्या पढ़ के आए हो, ये सारी चीजें। तो इसी तरीके से अगर भिक्षु एजुकेशन में किसी को जाना था तो प्रोसेस को तो बोला जाता था उपसंपदा संस्कार। उस पैनल में 10 टीचर होते थे। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट वोर द भिक्षु रोब, यानी होल्डिंग मेटल पॉट, कमंडल, यानी उसमें 10 हिंदी की तरफ चलते हैं। संभावित उम्मीदवारों को भिक्षु वस्त्र का बर्तन, कमंडल, चीवर अपने कंधे पर पकड़े हुए पहना और 10 भिक्षुओं के एक पैनल के सामने उन्हें उपस्थित करते थे। फिर उन्हें बधाई दी जाती थी और हाथ जोड़कर वो बैठ जाते थे। भिक्षु ने संघी के पैनल से परिचय कराया, यानी उनका इंट्रोडक्शन कराते थे सबसे, और जो अन्य भिक्षु ने अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछे, सफल होने पर उन्हें 8 शपथ लेनी पड़ती थी। ठीक है, ड्यूरेशन जो थी 8 शपथ लेने के बाद, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड श्रमण हैड द राइट टू सेलेक्ट हिज टीचर फॉर भिक्षु एजुकेशन। अगर वो सारे टेस्ट में जितना भी ओरली उनसे पूछा जाता था, अगर वो उसमें पास हो रहे हैं तो फिर वो अपने पसंद का टीचर, जो 10 वो वहां पे बैठे रहते हैं उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन 8 साल थी। इसके पूरे होने के बाद कोई भी भिक्षु क्या बन जाता था, मोंक बन जाता था या फिर उपाध्याय या उपजाहा बन जाता था। ये कंप्लीट बुद्धिस्ट एजुकेशन है। थोड़ा सा वुमेन्स के बारे में देख लेते हैं। वुमेन्स को इन्होंने इतनी ज्यादा अनुमति नहीं दी पढ़ने की, लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा उन्हें अलाउ किया गया। लेकिन भिक्षुज वर नॉट परमिटेड टू गिव एजुकेशन टू वुमेन इन अलो, यानी जो साधु, जो टीचर्स थे, जो उपाध्याय थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी वुमेन्स को अकेले में शिक्षा नहीं देंगे, अकेले में नहीं पढ़ाएंगे। तो वुमेन्स को इतना ज्यादा सुपीरियरिटी नहीं मिली, वो इंफीरियर ही रही। ठीक है, तो उन्हें इस तरीके की जो हायर एजुकेशन है, प्राइमरी तो वो ले पाए लेकिन हायर भिक्षु एजुकेशन नहीं ले पाए। वोकेशनल एजुकेशन क्या थी कि भाई व्यावसायिक, थोड़ा सा उन्हें व्यावसायिक के बारे में भी सिखाया गया, जैसे कि काटना, बुनना, सिलाई, कढ़ाई, ये सारी चीजें। एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की तुम्हें पशुओं को कैसे चराना है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, ये सारी चीजें। थोड़ा सा उन्हें आर्किटेक्चर भी सिखाया गया, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, जिससे कि भवन की सुंदर निर्माण कर सके। थोड़ी सी उन्हें मेडिकल साइंस की नॉलेज दे दी जाती थी, ये सारी चीजें। अब वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन में अगर सिमिलरिटी देखें तो टाइम इनका थोड़ा थोड़ा अलग था। दूसरा, गोल दोनों का सेम था, सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति ही अल्टीमेट एम था, बुद्धिस्ट एजुकेशन का भी और वैदिक एजुकेशन का भी। एजुकेशन ये खुले वातावरण में, नेचुरल एनवायरनमेंट में देते थे। बच्चों के जो जीवन था वो काफी कठिन था। क्यों था? क्योंकि भाई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, सुबह उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सारे काम करना, तो जीवन बहुत कठिन था। जो वहाँ का रूल रेगुलेशन था, जो मोरलिटी थी, सख्त नियम थे सारे। धर्म प्रधान शिक्षा थी, यानी वैदिक एजुकेशन में वेद धर्म पे ज्यादा फोकस था और बुद्धिस्ट एजुकेशन में बौद्ध धर्म पे फोकस था। तो ये भी सिमिलैरिटी है। टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड था वो काफी अच्छा था, दोनों में ही, वैदिक में भी और बुद्धिस्ट में भी। शिक्षा के प्रति अटूट आज्ञाकारी थी कि जैसे टीचर बोल रहा है वो ही मानना होता था, यानी आज्ञा करते थे, वैदिक एजुकेशन में और बुद्धिस्ट में भी। और डिसिमिलरिटी क्या थी? डिसिमिलरिटी ये थी कि वैदिक एजुकेशन में क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक टीचिंग थी, गुरु यानी व्यक्तिवादी क्षण था। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या है, बौद्ध संघ था, यानी बौद्ध कम्युनिटी थी, पूरी शिक्षा की एकत्रित प्रणाली थी। इसमें जो एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन में जो एजुकेशन दी जाती थी वो गुरुकुल के अंदर देते थे, लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में मठ और विहारों के अंदर मिलती थी। वैदिक एजुकेशन में पैसा कहाँ से आता था एजुकेशन का, कि किसी ने दान दक्षिणा दे दी तो हो गया काम। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में पैसा कहाँ से आता था? जो बौद्ध संघ था, जो समृद्ध वित्त पोषित प्रणाली थी,
बच्चों को इसमें ब्रह्मचारी बोलते थे वैदिक एजुकेशन में, जब वो कंप्लीट कर लेते थे एजुकेशन, लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में उन्हें भिक्षु बोला जाता था। क्या? भिक्षु, टीचर्स को। स्टूडेंट वाज कॉल्ड भिक्षु, भिक्षु नहीं सामनेर बोला जाता था, सामनेर बोला जाता था। जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तब उन्हें भिक्षु बोला जाता था। टीचर्स वर मोर ऑटोक्रेटिक इन नेचर, शिक्षक स्वभाव में अधिक निरंकुश थे। टीचर वर समवट डेमोक्रेटिक इन नेचर, लेकिन बुद्धिस्ट में क्या है, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक था कि बच्चे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। वैदिक सिस्टम जो है वह सर्वाइव और सेंचुरीज, क्योंकि आज के टाइम पे भी थोड़ा बहुत वैदिक चल रहा है, जैसे वैदिक मैथ चलता है, लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है उसे उसका पतन हो गया, वो डिक्लाइन हो गया। बहुत कम बुद्धिस्ट जो बौद्ध वे मिलेंगे, एक आधा ही मिल सकता है, पूरी तरीके से खत्म हो गया था। क्योंकि बुद्धिस्ट के बाद जो मेडाइवल पीरियड आया था, मेडाइवल जो ये मुसलमानों का क्या बोले, इस्लामिक रिलीजन जो आया था, इस्लामिक शिक्षा जो आई थी, इन्होंने जितने भी बौद्ध संघ थे, जो मठ थे, जो विहार थे, वो सब इन्होंने खत्म कर दिए थे। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, किताबों में लिखा है। पाठ्यक्रम विशाल था, करिकुलम वैदिक एजुकेशन में बड़ा था, लेकिन इसमें अल्प था। बॉन्ड जो था टीचर का वो क्लोजर था, एक दूसरे के क्लोज थे, लेकिन बुद्धिस्ट में क्या है, बॉन्ड जो है वाज नॉट कंपैरेटिवली दैट क्लोज, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। छात्रों से पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य जीवन जीने की उम्मीद नहीं की गई थी, यानी वैदिक एजुकेशन में कोई किसी पे ऐसा नहीं था कि बस एजुकेशन कंप्लीट करो और अपना गृहस्थ जीवन शुरू करो। लेकिन बुद्धिस्ट में क्या है, बच्चों को आजीवन ब्रह्मचर्य का पूर्ण जीवन जीना पड़ता था, यानी कि तुम्हें शादी नहीं करनी, सांसारिक मोह त्याग के तुम्हें बाबा बन जाना है। नहीं बाबा नहीं, भिक्षु मतलब मोंक बन जाना, नहीं टीचर बन जाना है। इसमें जो मीडियम था एजुकेशन का वो संस्कृत था, लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो मीडियम था वो क्या था, पाली भाषा थी। मेरिट्स देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन था। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा थी, बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते थे। शिक्षा का जो डिवीजन है, एजुकेशन की जो लेवल है, उन्हें डिवाइड किया गया था, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन। सभी को बराबर अवसर थे पढ़ने के। एम और एजुकेशन जो है वो काफी व्यापक थे और पाठ्यक्रम भी व्यापक था। पढ़ाने के तरीके क्या थे कि ओरली ही पढ़ाते थे। लैंग्वेज जो है पाली भाषा थी। अच्छा रिलेशन था टीचर और बच्चों का। लाइफ भी उनकी अच्छी थी और सेंटर्स बनाए गए, मठ और विहार बनाए गए थे पढ़ाने के लिए। और संस्कार ओरिएंटेड एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशंस जो भी थे वो संस्कार की तरफ थे, सारे धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, यानी संस्कार उन्मुख थे। महिलाओं के लिए भी सम्मान था। एजुकेशन में आर्ट, क्राफ्ट और स्किल और वोकेशनल एजुकेशन एडेड थी। और बच्चों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा में मानवीय पहलू पर जोर दिया गया। ठीक है। डिमेरिट्स क्या थी कि सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं था कि भाई इतने पैसे आने ही आने हैं। शिक्षा का ऑर्गेनाइजेशन भी अनसाइकोलॉजिकल था, मतलब हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लैक ऑफ बैलेंस इन द एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, लक्ष्य और आदर्शों में संतुलन का अभाव था। जो एजुकेशन थी वो चाइल्ड सेंटर्ड ना हो कि कैसी थी, टीचर सेंटर्ड थी, कि गुरुओं ने जैसा बोल दिया वैसा ही होगा, तो टीचर सेंटर्ड थी, बच्चे पे इतना ज्यादा फोकस नहीं था। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। लाइफ जो थी बच्चों की भी और टीचर की वो कठिन थी। महिलाओं की शिक्षा में कोई इन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं किया। और जो मिलिट्री एजुकेशन है उसकी तो बात ही नहीं की। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आज के टाइम में इनका क्या योगदान है मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? तो भाई उस टाइम पे सेंट्रल कंट्रोल ओवर एजुकेशन, कि भाई जो एजुकेशन का खर्चा था वो कम्युनिटी बौद्ध संघ देती थी या सेंटर देता था। तो वो चीज आज भी है कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन का खर्चा उठाती है। तो ये चीज वहां से कंसेप्ट लिया गया, यानी ये योगदान ही तो है इनका। जो लेवल है डिवाइड किए गए, प्राइमरी, हायर और भिक्षु एजुकेशन, तो आज के टाइम पे भी लेवल है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। नेचर और एम जो है वो स्पेसिफिक है, यानी विशिष्ट है, अधिक विशिष्ट है। करिकुलम और किसी को मास्टर्स करनी हो, स्पेशलाइजेशन करनी हो, तो उसका भी व्यापक है, ब्रॉड है वो भी। क्लासरूम टीचिंग और सेल्फ स्टडी भी उसी टाइम पे शुरू हुई और उसका योगदान आज तक चल रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं और क्लासरूम टीचिंग से भी होती हैं। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन था उस टाइम पे भी अच्छा था और आज के टाइम पे भी ठीक है, इतना बढ़िया है नहीं वैसे, बस ठीक चल रहा है। लेकिन आजकल इतनी टीचर्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता पहले के टाइम की बराबर अगर देखा जाए। स्कूली शिक्षा की शुरुआत हुई, जन शिक्षा की शुरुआत हुई, तो उसका भी ये कंट्रीब्यूशन आज तक है। पुरुष और महिलाओं के लिए समान शिक्षा, कला कौशल और व्यवसाय की शिक्षा पर जोर दिया गया और धार्मिक और नैतिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो भी वहीं से हुई। तो ये इनका योगदान है आज के टाइम में।
नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम मेडाइवल पीरियड पढ़ेंगे। तो होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी बड़ी क्लास हो जाती है मुझे ऐसा लगता है। आप लोग बोर नहीं होने चाहिए, बस आपके समझ में आ जाए चीज़ें। और ये भी बता दिया करें कमेंट में कि लास्ट तक कौन रुका है, किसने क्लास पूरी देखी है। बाकी कमेंट किया करें भर भर के, पता चलता है आपके फीडबैक से कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही हैं। तो सारी चीज़ें बतानी होती हैं, कमेंट करनी होती है, और लाइक शेयर तो आप कर ही देते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।